पाठ 2 काकी। लेखक सियाराम शरण गुप्त। व्याख्या। लेखक परिचय। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक में भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। अनाथ आरदा दूरवानल इनके काव्यखंड मानुषी, कहानी संग्रह पुण्य पर्व, नाटक अनुरूपा अमृतपुत्र, कविता संग्रह नारी और गोद, उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम रोने पीटने की आवाज़। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन जमीन में सोना। और घर के सभी लोग उसे घेर कर बड़े ही करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप दुखी होकर रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मचाना, बहुत ज़ोर से शोर करना, दंगा करना। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। उमा श्यामू की माँ है। बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। दाह संस्कार कहते हैं जो अग्नि में लकड़ियों के बीच में रखकर शव को जलाया जाता है, उसे दाह संस्कार कहते हैं। दासी घर की नौकरानी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण पर सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आवरण, पर्दा। आवरण कहते हैं पर्दे को। असत्य के आवरण पर, सच्चाई पर झूठ का पर्दा ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से प्रकट हो गया। ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। रुदन कहते हैं ऊपरी ढंग से रोना। लगातार जो रोना होता है उसको रुदन कहते हैं कि उसका रुदन तो शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो चुका। शोक जो अंतःकरण में दुख होता है, शोक शांत ना हो सका। वर्षा के अनंतर, उसके बाद, वर्षा के बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, गायब हो जाता है। अगोचर मीन्स गायब हो जाता है, जो देखा ना जा सके। ठीक है, तो वर्षा होने के बाद 2-3 दिन तक पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता नमी जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया।
वह प्रायः अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। यहाँ कवि ने बहुत अच्छा सा एक उदाहरण दिया है कि बारिश होने के बाद में कुछ दिन आर्द्रता रहती है और फिर वो सब सूख जाता है, लेकिन धरती के अंदर नमी बरसात के पानी की बनी रहती है। उसी प्रकार से श्यामू के ऊपर का शोक तो शांत, ऊपर का रोना धोना तो शांत हो गया था, आंसुओं की वर्षा तो शांत हो गई थी, परंतु अंदर का जो दुख था माता के ना रहने का, वो उसके हृदय में गहराई में बस गया था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में उड़ती पतंग देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। अन्यमनस्क का मतलब होता है जिसका मन कहीं और लगा रहे, अर्थात उनका मन पत्नी की मृत्यु और उसके शोक में ही लगा रहता था। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, उत्कंठित बेचैन था कि बस मुझे मिल जाए, उत्सुक था, बहुत अधीर था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। चवन्नी का आविष्कार करके पाकर, आविष्कार मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, तो वो उसको खोज कर ली उसने चवन्नी की अपने पिता की जेब से, और खोज करके तुरंत भाग गया खुश होकर कि उसको पैसा मिल गया है और अब वो उससे पतंग खरीद सकेगा। लेकिन उसकी भावना में वो चोरी नहीं थी। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था, समवयस्क उसी की उम्र का। श्यामू ने उससे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। जीजी कहते हैं बड़ी बहन को। गुपचुप चुपचाप गुप्त रूप से पतंग और डोर मंगा दो। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इससे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चों के बालक मन की बातें हैं। उसने कहा, काकी को उतारूंगा, तो उसने सुरक्षा की बात अपनी तरफ से कह दी। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता ये थी मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, दाम मतलब पैसा, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए थे, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस समय श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। उग्र बहुत गुस्से में। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डाक में
मुखबिर हो गया, मुखबिर भेद खोलने वाला हो गया, बिल्कुल वो बन गया, उनका गवाह बन गया। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज ही अच्छी तरह समझाता हूँ। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पकड़कर पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। हतबुद्धि होना, कुछ न सोचने की अवस्था रहना। तो इस कहानी का जो शीर्षक की सार्थकता है, ज़रूर हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि काकी कहानी क्यों लिखी गई है। तो काकी कहानी का कथानक काकी के चारों ओर ही घूमता है। श्यामू की काकी माँ को ज़मीन पर लिटाया जाता है। बाद में उन्हें उठाकर लोग ले जाते हैं। श्यामू बहुत उपद्रव मचाता है पर एक न चलती है। उसको धैर्य दिया जाता है कि उसकी काकी मामा क्या गई है। वह संगी साथियों से पता चलता है कि भगवान के पास गई हैं। पतंग के सहारे काकी को वह नीचे उतारने की बात श्यामू के मन में आती है और उसके लिए वह अपने पिता की जेब से चोरी भी करता है तथा भोला की सहायता भी लेता है। पतंग मोटी रस्सी से भेजी जाएगी जिस पर काकी का नाम लिखा होगा, पर सारी तैयारी के पश्चात पकड़े जाते हैं। विश्वेश्वर श्यामू के पिता उसकी योजना को सुनकर हैरान रह जाते हैं। इस प्रकार कहानी का आदि से अंत तक काकी से होता है और इसलिए कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। दूसरी बात, चरित्र चित्रण। कहानी का चरित्र चित्रण जरूर याद होना चाहिए। तो इस कहानी में एक चरित्र है श्यामू, जो एक भोला बालक है। उसकी माँ को वह अपनी माँ को ज़मीन पर लेटा देखकर दुखी होता है। वह अपनी माँ से अटूट प्रेम करता है। उसे ले जाने में व्यवधान उपस्थित करता है। समझाने पर भी वह नहीं समझ पाता कि वह मामा के घर गई हैं, पर जब उसे भगवान के पास गई हैं तो बार बार आसमान की ओर देखता है। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति से परिचायक है। वह सकारात्मक सोच का बालक है। उसे विश्वास था कि एक दिन वह अपनी काकी को भगवान के घर आकाश से अवश्य वापस लाएगा। उसकी कुशाग्र बुद्धि ने एक योजना बनाई। उसको क्रियान्वित करने के सामने आने वाली हर अड़चन को उसने दूर किया। त्वरित बुद्धि के कारण उसने अपने कार्य को तुरंत अंजाम दिया। मित्र भोला को तर्कपूर्ण बात रस्सी का प्रयोग उसे पसंद आया। इस प्रकार श्यामू अनेक गुणों का स्वामी है। भोला सुखिया दासी का लड़का है और श्यामू का हम उम्र है। वह श्यामू का विश्वास पात्र है, इसलिए श्यामू अपनी सारी योजना उसे बताता है तथा उसकी मदद भी मांगता है। उसकी सोच श्यामू से अधिक सटीक है कि मोटी रस्सी चाहिए, पतली डोरी से काकी कैसे उतरेंगी। वह बड़ों की नाराज़गी और मार से बहुत डरता है, इसलिए शीघ्र ही मुखबिर बनकर सारा राज बता देता है। अतः भोला सच्चा मित्र, विश्वासपात्र, पर दुख कातर, दूसरे के दुख में दुखी होने वाला और समझदार बालक है, जो श्यामू की हर बात को समझता है और उसका साथ देता है। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। पत्नी की मृत्यु के आघात से उनके हृदय पर लगा हुआ है। वे उदास तथा निराश रहते हैं। उनका मन किसी काम में नहीं लगता। विश्वेश्वर अपने दुख में इतना डूब गए हैं कि वे श्यामू की मनोदशा पर ध्यान नहीं देते और बाल मनोदशा का ज्ञान भी नहीं रखते। वे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बच्चे के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं। चोरी जैसी बुरी आदत से वे श्यामू को दूर रखना चाहते हैं और उसे मारते भी हैं। वे संवेदनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं। श्यामू की बात भोला के द्वारा सुनकर वे फटी पतंग को उठाते हैं
उस पर लिखा काकी देखकर वे स्तब्ध हैरान रह जाते हैं। कहानी का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण जो अंग है, कहानी का उद्देश्य, कहानी क्यों लिखी गई और कहानी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं। बाल मनोविज्ञान